तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी की रोकथाम के उपाय। बटन मशरूम उत्पादन के लिए करें कंपोस्ट तैयार। प्रदेश के बहुत से पशुपालक भाई दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं और वे अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पशुपालक भाइयों के पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या देखने को मिल जाती है। इसका समय से निदान करना बहुत ही जरूरी होता है। तो पशुओं में खुरपका मुंहपका की रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष कुमार सोनी। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है। अब इस रोग के लक्षण जानना बहुत आवश्यक है। तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो यह रोग गाय और भैंसों में ज़्यादातर पाया जाता है। रोग की पहली पहचान यह है कि इससे तेज बुखार आता है। शुरुआत में पशु के मुख से लार बहती है, पशु को चारा चबाने में अत्यंत दिक्कत होती है। कुछ समय बीत जाने के बाद जो खुर होते हैं, खुरों में घाव बनने लगते हैं, पशु को चलने में अत्यधिक तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त जो दुधारू पशु हैं उनमें दुग्ध उत्पादन बहुत तेजी से गिरता है। अगर पशु गर्भावस्था में है तो कई बार गर्भपात भी हो जाता है। तो देखा जाए तो यह आर्थिक रूप से बहुत ही हानि करता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच की जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआती अवस्था में ही पशुपालक जो है उसमें अच्छी तरह घाव की सफाई करें। सफाई के लिए आप हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट युक्त पानी का उपयोग कर सकते हैं। उससे सर्वप्रथम आप घाव को अच्छी तरह से साफ करें पहले। उसके बाद दूसरा, जब घाव साफ हो जाते हैं, इसके बाद घरेलू उपचार आप क्या कर सकते हैं। जो भी घाव दिख रहे हैं पशु को, उसके ऊपर आप कोई भी एंटीसेप्टिक दवा या आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार किया हुआ कोई ऑइंटमेंट, जैसे कि हम बात करें तो
हमारे पशुपालक भाई जो है नीम, घी इत्यादि से बनाया हुआ ऑइंटमेंट जो है पशुओं को लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो मुंह में जो छाले बन जाते हैं उसमें भी यह बहुत ही कारगर है। तो ये तो हो गया शुरुआती अवस्था में। अब कई पशु ऐसे होंगे जो कि देखभाल ना होने के कारण कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़ों को खत्म कैसे करें? तो उसके लिए सबसे आसान उपचार है तारपीन का तेल। जो तारपीन का तेल होता है इसकी आप कुछ मात्रा जो है जहाँ पर घाव बना हुआ है, कीड़े हैं, वहाँ आप लगा के छोड़ दें। अगर ये खुरों के अंदर जो है काफ़ी गहराई में है तो आप क्या करें कि रुई लें और रुई को तारपीन तेल में भिगा दें और भिगाने के बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता घाव के अंदर आप भर कर छोड़ दें। और 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद जब उसका असर होगा तो जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता उस रुई को वहाँ से निकाल लें और पुनः उसके अंदर जो ऑइंटमेंट है, मलम है, उसको आप अच्छी तरीके से उसमें लगा दें। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह बीमारी आपके क्षेत्र में हो ही ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे बढ़िया तरीका है इसका रोकथाम का, वो है टीकाकरण। और यह टीका साल में 2 बार लगाया जाता है। पशुपालक भाई इन टीकों को शीत ऋतु के आरंभ होने से पूर्व और इसके पश्चात जो शीत ऋतु खत्म होती है, लगभग 2 टीकों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो साल में 2 ये टीकाकरण जो है पशुपालक भाई हमें अपने पशुओं को अवश्य करें। इससे आप फुट एंड माउथ डिजीज बीमारी से पशुओं को बचा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, मेरे द्वारा ये जानकारी आपको दी गई है। अगर इन जानकारियों को आप अच्छी तरह से अपने मन में सुधार करते हैं तो आप निश्चित रूप से इन बीमारियों से अपने पशु को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। नाम घोषित कर दिए हैं। अब तक कुल 76 नाम जारी किए जा चुके हैं। दूसरी लिस्ट में मौजूदा सरकार में उपस्थित ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, आने वाले समय में तापमान भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसे में जो किसान बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं उन्हें अभी से इसके लिए कंपोस्ट तैयार करना होगा, क्योंकि कंपोस्ट तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगता है और मशरूम का अच्छा उत्पादन कंपोस्ट पर निर्भर करता है। इसलिए कंपोस्ट सही तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए बटन मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट तैयार करने की सही विधि के बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर एन कुदादा से। देश में श्वेत बटन मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। उत्पादन की दृष्टि से इसका विश्व में प्रथम स्थान है। देश के मैदानी व पहाड़ी भागों में श्वेत बटन मशरूम को शरद ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि इस ऋतु में तापमान कम तथा हवा में नमी अधिक होती है। मशरूम की खेती करने का तरीका खाद्यान्न और बागवानी फसलों से बिल्कुल भिन्न है, अतः इसकी खेती शुरू करने से पहले प्रशिक्षण देना हितकर होता है। कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है,
तो उसके संबंध में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहले गेहूं का भूसा लें या आपका धान का भूसा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे मिनिमम कम से कम 5 क्विंटल का ये होनी चाहिए। गेहूं का भूसा 5 क्विंटल लेनी चाहिए। इसके साथ उसी रेशियो में आप दे सकते हैं यूरिया 8.5 kg और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 10 kg लें। सिंगल सुपर फॉस्फेट आपका 5 kg और म्यूरेट ऑफ पोटास 5 kg और चोकर 25 kg और गुड़ का सीरा 11 kg और जिप्सम 50 kg और फुराडॉन या मुर्गी खाद हम लोग लेते हैं 175 kg। इतनी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी होगी पहले ही, जब खाद बनाने से पहले ही आपको मिनिमम यानी कि कम से कम 5 क्विंटल स्टॉक का बनाना होगा, क्योंकि अगर मान ले इससे कम बनाएंगे तो क्या होगा, उसका डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। आजकल वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप खुम्ब को कृत्रिम ढंग से तैयार की गई खाद कंपोस्ट पर उगाया जा रहा है। श्वेत बटन खुम्ब उगाने के लिए खाद यानी कंपोस्ट को 3 विधियों से तैयार किया जाता है, जिनमें पहली है छोटी विधि, दूसरी है लंबी विधि और तीसरी है इंडोर विधि। छोटी और इंडोर विधि से खाद तैयार करने में समय कम लगता है, लेकिन अधिक पूंजी और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो कि काफी महंगे हैं। फिलहाल हम चर्चा करते हैं लंबी विधि से खाद बनाने की, जिसे किसान आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसके इतना सामान इकट्ठा करने के बाद फिर हम लोग इसको गेहूं का भूसा को हम लोग भिंगा लेते हैं। 2 दिन तक भिंगा लेते हैं, पानी डाल करके स्प्रे करके हम लोग 2 दिन भिंगा लेते हैं। और जिस दिन सारा चीज़ को मिलाएंगे, यानी कि और सामग्री जैसे यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, SSP, म्यूरेट ऑफ पोटास, चोकर, गुड़ का सीरा, ये सब जिस दिन मिलाएंगे, और जिस दिन मिलाएंगे उस दिन हम लोग 0 डे मानते हैं। एकदम 0 डे मानते हैं। उसी दिन सारा चीज़ हम लोग उसको मिला देते हैं, ढेर बना लेते हैं, एकदम इकट्ठा करके ढेर बना लेते हैं। ढेर बनाने के बाद इसको चारों ओर से पॉलिथीन से ढक देते हैं। गीले किए गए मिश्रण को मिलाकर करीब 5 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा ढेर बना लें। ढेर की लंबाई सामग्री की मात्रा पर निर्भर करती है। ये ढेर 5 दिन तक ज्यों का त्यों बना रहने दें और जरूरत हो तो बाहरी परतों में नमी कम होने पर आवश्यकता के अनुसार पानी का छिड़काव किया जा सकता है। 2-3 दिनों में इस ढेर का तापमान करीब 65 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि एक अच्छा संकेत है। ढकने के बाद इसको ऐसा आपको 6 दिन तक वैसे छोड़ दें। 6ठा दिन में हम लोग फर्स्ट टर्निंग पहली पलटाई करते हैं, प्रथम पलटाई करते हैं। अब जैसे पलटाई करने का भी तरीका यह है, जैसे साइड वाला को अलग कर लें, ऊपर वाला को अलग कर लें और नीचे वाला को भी अलग कर लें। इस तरह से 3 पार्ट आपका 3 भाग बनेगा। तो सबसे जो बीच में जो था, बीच वाला को आपको नीचे रखना है और ऊपर वाला को बीच में आएगा, और जो सबसे नीचे था ऊपर चला आएगा। इस तरह से हम लोग पलटाई करने का सीक्वेंस इसमें हम लोग करेंगे। करने के बाद फिर हम ऐसा फिर उसके बाद हम लोग इसमें सीट आता है, पॉलिथीन सीट से ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर इसको और 4 दिन ऐसे छोड़ देना है। 4 दिन के बाद फिर दूसरी पलटाई करना है। दूसरी पलटाई करने की विधि जो है वो भी उसी तरह से करना है। उसी सीक्वेंस में पहले जैसे जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने मिलाए हैं, उसी सीक्वेंस में फिर मैंने मिला करके एक ढेर बना देना है। ढेर बनाने के बाद फिर इसको हम लोग ढक देते हैं। इसके बाद फिर उसको हम ढक दिया। ढकने के बाद फिर 13वां दिन में 3rd पलटाई करते हैं। तो पलटाई करने के बाद पलटाई करने का तरीका वही है। और इस 13वां दिन में हम लोग जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम मिलाने के बाद फिर वही सीक्वेंस में हम लोग इसको ढेर बना देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग उसी तरह से हम लोग इसको ढेर बना देते हैं। ढेर बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हर तीसरे दिन में चौथाई पलटाई भी करना है। फिर आपका 5वां पलटाई इसी तरह से करना है। इस तरह से 8वां पलटाई में हमारी खाद तैयार हो जाती है। इस तरह से 28वां दिन लगता है। एकदम 28 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाता है। और 28 दिन में फिर हम इसका चेक कर लेते हैं कहीं इसमें अमोनिया का गंध तो नहीं है, या और अमोनिया का गंध हम कैसे पहचानेंगे। एकदम जैसे गौशाला में किसान भाई जैसे गौशाला में जाते हैं तो किस तरह का एकदम गंध आती है, उसी तरह का गंध नहीं होनी चाहिए।
ये गंध रहने से क्या, अमोनिया का गंध रहने से क्या हो कि माइसीलियम जो फंगस का माइसीलियम इसको मार देता है। इसलिए बिजाई करने से पहले हम सुनिश्चित कर लें कि इसमें अमोनिया की गंध नहीं हो। कंपोस्ट बनाने के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है, नहीं तो कंपोस्ट अच्छी तरह नहीं होगा। कंपोस्ट तैयार करने के लिए साफ सुथरे स्थान का चयन करें और हो सके तो हवादार कमरे या हॉल में कंपोस्ट तैयार करें। कंपोस्ट को तैयार करने के लिए सही मात्रा में अवयवों को मिलाएं और समय पर पलटाई का काम करें। जो भी व्यक्ति पलटाई का काम करते हैं वे हाथों में दस्ताने और जूते अवश्य पहने। कंपोस्ट को कभी भी खुले स्थान पर नहीं बनाएं। दीवार खड़ा कर लें, लेकिन ओपन टाइप का होनी चाहिए, हवा जहाँ, क्योंकि जैसे पलटाई करेंगे तो बहुत गंद करता है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए बंद कमरे में कभी नहीं बनाया हम। ये इन सब बातों को ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। इस तरह से 28 दिन में आपका जैसे चेक कर लिए, चेक करने के बाद अब इसमें अमोनिया की गंध नहीं है तो ये आप सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमारा कंपोस्ट रेडी हो गया। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो है मुंबई के आसपास शाम का अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। नींबू की बागवानी आमतौर पर बहुत से किसान करते हैं और इनसे अच्छा फलन भी लेते हैं, लेकिन कई बार इन बागों में रोगों का प्रकोप होने लगता है। खासकर इस समय बागों में कैंकर रोग तेजी से फैलता है, जो कि फलों की उत्पादकता और क्वालिटी को खराब कर देता है। ऐसे में किसान इसका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं पौध रोग विशेषज्ञ हेमचंद्र लाल। किसान भाई, नींबू वर्गीय फल जो हैं उसमें देखिएगा कि आपको एक इंडेमिक समस्या है कैंकर का। सिट्रस कैंकर यह जीवाणु जनित रोग है। इसकी पहचान की बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर यह फलों पर भी दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर यह दाग पीछे की ओर भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक जीवाणु जनित समस्या है। जेंथोमोनास सिट्रे एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है। तो इसमें है कि शुरुआती दौर में जब ये रोग के लक्षण दिखने लगे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बाजार में ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर 50 के नाम से उपलब्ध है, इस दवा का 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो कुछ नियंत्रण आएंगे। गमोसिस यह रोग नींबू वर्गीय फसलों में कवक द्वारा होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो तने की छाल में सड़न, गोंद निकलना, जड़ों का सड़ना और पत्तियां पीली होकर पौध सूखना दिखाई पड़ता है। कवक के बीजाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं जो नमी प्राप्त होने पर तने में संक्रमण फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूल व्रंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। रोग ग्रसित भाग को चाकू से साफ कर रिडोमिल या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें और उसके बाद अलसी का तेल चारों ओर लगाएं। तो नींबू वर्गीय फसल को अगर किसान भाई बचाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान रखें।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव गौराऊ, जिला नागौर के किसान भूरा राम चौधरी ने। आप बिजली उत्पादन के लिए सोलर प्लांट लगाने पर जानकारी चाहते हैं तो भूरा राम चौधरी जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। राजस्थान में बिजली की बहुत किल्लत हो रही है, कोयला भी बहुत कम मिल रहा है, तो महंगी बिजली हो रही है। तो अब राजस्थान सरकार सौर ऊर्जा के लिए का ज़्यादा ध्यान दे रही है। भाई सौर ऊर्जा लगे तो बिजली, सूर्य से बिजली बनती है तो ये सस्ती पड़ जाएगी, इसलिए इस पे फोकस ज़्यादा है। मैंने अखबार पढ़ता था, अखबार में 2019 में ये स्कीम आई थी, तब मैंने पढ़ा सौर ऊर्जा से बिजली बनती है। तो हमने सोचा भी हमारे पानी भी कम हो गया है, तो पानी जमीन बेकार पड़ी थी तो यही लगा लें। तो हमने फिर 2019 में एक स्कीम चली थी प्रधानमंत्री कुसुम कॉमनेट ए, ये हमने प्लांट 2019 में फार्म भरा था, फिर हमारा नंबर आया, फिर 2020 में पीपीए हो गया था, फिर कोरोना आया, कोरोना में लोन की सुविधा नहीं हुई, बैंकों ने लोन नहीं दिया। बाद में 2021 में फिर हमारा पीपीए हुआ, उसके बाद में हमने 22 में लोन की अप्लाई की बैंक में, तो बैंक ने लोन दिया, 1 करोड़ 20 लाख का तो लोन ले दिया और 95 लाख हमारे घर से लग गए। ऐसे 2 करोड़ 15 लाख में ये प्लांट चालू हुआ है। और हमने पहले स्ट्रक्चर लगवाया, फिर INA की प्लेटें लगवाई, और ये हमने सारा सामान हमने खरीदा और इंजीनियर से लगवाया, EPC इंजीनियर से करवाई है। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज यह तकनीक विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। मैंने 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया, तो इसमें मुझे 2000 से 2500 यूनिट डेली के आ रहे हैं, वो जनरेशन हो जाते हैं। और इस धूप से लाइट बन रही है, और 3 रुपया 14 पैसा हमें सरकार से हमारा MU हुआ है। 25 साल तक राजस्थान सरकार खरीदेगी बिजली, तो ये बहुत अच्छा किसान के भी फायदा होगा और बिजली बोर्ड के भी सस्ती बिजली मिलेगी। इस डेली बिजली इसमें 2000 से 2500 यूनिट डेली जनरेशन हो रही है, और महीने के 2 से 2.5 लाख के लमसम बिल आता है, और बहुत बढ़िया उत्पादन है इसका। और पहले DC बिजली इन्वर्टर में जाती है, और इन्वर्टर AC बिजली निकालता है जो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर आती है, ट्रांसफार्मर से 11,000 बिजली बोर्ड में जाती है। ये इन्वर्टर है 250 किलोवाट का, और जैसे धूप मिलती है तो ये फिर ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है, और कम मिलेगी तो फिर कम आवाज़ रहती है। और ये नीचे इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये तो इसे बंद और चालू भी कर सकते हैं। और फिर मैं डिवाइस लगा रखी है, तो मैं कहीं भी दूर चला जाता हूँ तो भी इसमें इस डिवाइस से मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ भाई हमारा कितना यूनिट बना है, कि कोई फॉल्ट है या ये शट डाउन है या ऑपरेट है, पूरा मालूम चल जाता है इससे ऑनलाइन से, भाई चालू है या बंद है, कितना यूनिट आ रहा है, कितना किलोवाट काम कर रहा है, ये सारी सुविधा है इसमें। तो हम दूर बैठे बैठे भी इसको हम ऑपरेट कर लेते हैं, बढ़िया है डिवाइस का काम, और दूसरा काम भी कर लेते हैं और प्लांट चल ही रहता है। तो ये 1500 प्लेटें लगी हुई हैं, इसमें 2 इन्वर्टर हैं 250 किलोवाट के, और इसमें फिर ये इन्वर्टर से DC इन्वर्टर में जाती है, और AC का LT पैनल है कमरे के अंदर है उसमें जाती है, वहाँ से अब फिर ट्रांसफार्मर में आती है। ये सामने ट्रांसफार्मर है, ये हमने छोटा ग्रेड बना रखा है, 800 वोल्टेज इसमें ट्रांसफार्मर में आता है, ये 11,000 किलोवाट निकालता है, और ये फिर GSS तिकरिया में जाती है। तो इसमें क्या प्लेट 1500 प्लेटें ली हुई हैं, इसमें हमारे 25 साल की तो प्लेटों की गारंटी है, 25 साल तक जो भी खराब है तो कंपनी बदल के देगी। और इन्वर्टर है उसके 5 साल की है, ट्रांसफार्मर की 5 साल की है, तो इस 25 साल तक तो हमारे एक बार लागत लग गई, तो आगे कोई कुछ लागत नहीं लगेगी, ओनली सफाई करनी पड़ती है। सूर्य की जो तापमान मिलता है उसी से बिजली जनरेशन होती है, तो ये बहुत अच्छा है, एक बार लागत लगती है, बाद में कुछ भी खर्चा नहीं है। देखो डबल फायदा है, एक तो बिजली सौर ऊर्जा से बिजली के पैसे आ रहे हैं, और बीच में इसमें जमीन भी पड़ी है, उसमें हम सब्जी भी कर लेते हैं, 4-5 इसमें बेड लगा के सब्जी कोई भी सब्जी कर सकते हैं इसमें। तो इसमें खेती की खेती हो रही है और पैसे के पैसे आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चारों तरफ ने तार बाउंड्री कर रखी है, जाल बाउंड्री, तो इसमें कोई भी पशु जो भी है उसमें नुकसान भी नहीं होता, और सब्जी बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें सब्जी कर सकते हैं अपन। तो ये यहाँ वहाँ से इन्वर्टर से
इन्वर्टर में डीसी जाती है और डीसी से एसी आ रही है, एसी यहाँ फिर एमसीबी में आ रही है। ये दो अलग अलग, दो इन्वर्टर की दो अलग अलग एमसीबी लगी हुई है, एक ये है एक ये है। और हमने ग्लव्स का भी यूज़ करते हैं, भाई कहीं करंट ना जाए तो ग्लव्स भी हम यूज़ करते हैं, सेफ्टी ज़रूरी है। फिर ये बड़ी एमसीबी है, इसमें दोनों इन्वर्टर के एक जगह आ रहा है 800 वाट। ये 800 वाट फिर हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफर में जाता है 800 किलोवाट। 800 किलोवाट ट्रांसफर में जाता है और यहाँ से फिर ट्रांसफर 11,000 निकालता है ट्रांसफर, उसको 800 से 11,000 बना रहा है। 11,000 जाके उसमें जीएसएस में जाता है। और ये अपने एक छोटा ट्रांसफर लगा रखा है, इसमें 800 से 430 वोल्टेज बनाता है। घर के यूज में जैसे 3 फेज चला लो, एक कुआ भी चल सकता है। 16 HP की है ये कनेक्ट डीपी, छोटी डीपी 16 HP की। इसमें हम अपना घर का भी काम में ले सकते हैं, ट्यूबवेल भी चला सकते हैं। और जो भी यूनिट आते हैं वो अपने जो पूरे यूनिटों में से जो भी अपन खर्चा करते हैं, इससे जो भी यूज लेते हैं 100-200 यूनिट वो कम हो जाते हैं। और तो हमारा अच्छा काम है, कभी भी 24 घंटे 11,000 अपने यहाँ उपलब्ध है। दिन में तो हमारी बनाती है, रात को जीएसएस की यहाँ पर 11,000 आती है 3 फेज। तो 3 फेज हमेशा हम कभी भी यूज कर सकते हैं इसका। देखो ये 16 HP की डीपी है ये, तो इसमें अपन चक्की, मोटर, घर के मकान के कूलर, पंखे सब चलाते हैं इसमें। वो 3 फेज है, इसमें 3 फेज आता है क्या। तो इसमें अपन लाइट जो जमीन के लिए जो बोरिंग कर रखा है वो भी चला सकते हैं, कुट्टी की मशीन भी चला सकते हैं। वो चक्की, मोटर और घर में जो भी यूज आती है वो इसी से हम यूज में लेते हैं। तो बहुत अच्छा काम है। और आप भी ऐसा करो, ऐसा प्लांट लगाओ और जो फ्री में तो बिजली बनेगी और फ्री में घर का काम चल जाएगा। और हमें 24 घंटा 3 फेज रहती है इसमें। जब तक ग्रेड में बिजली रहेगी हमारी भी यहाँ बिजली रहती है 3 फेज। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने के प्रयोग में लाते हैं। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये मैंने तो कॉमनेट ए स्कीम थी, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत लगाया था। इसमें सब्सिडी तो 1% थी नहीं, 0% सब्सिडी थी। और अब सरकार, राजस्थान सरकार ने सौर कृषि आजीविका योजना नई चालू की है, कॉमनेट सी। उसमें 30% सब्सिडी है। तो कोई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कोई भी किसान लगाना चाहे तो अच्छा काम है। उसमें 30% सब्सिडी मिल जाएगी। 1 मेगावाट में 4 करोड़ की लगभग लागत आती है, तो 30% सब्सिडी मिल जाएगी। तो उसमें 1 करोड़ तो सब्सिडी मिल जाएगी, बाकी 50% लोन मिल जाएगा। तो अच्छा काम है, एक बार पैसा लगेगा, उसके बाद में कोई खर्चा नहीं है। तो मैं तो यही किसानों को बोलना चाहूँगा कि इस नई स्कीम में फार्म भरो, बहुत अच्छा है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।